नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज आपके लिए लाया हूं यूजीसी नेट पेपर फेस्ट का मॉडल पेपर नंबर 4। दोस्तों, इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर कर लिए थे। आप यदि हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वे जो बेल आइकन का चिन्ह है दोस्तों उस पर प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अभी हमारा वीडियो। पहला सवाल है, मौलिक शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सत्य है। तो मौलिक शोध के विषय में कौन सा पहलू है, क्या होता है मौलिक शोध। मौलिक शोध को मूलभूत या विशुद्ध शोध के रूप में भी जाना जाता है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, मौलिक शोध को हम मूलभूत शोध भी कहते हैं और विशुद्ध शोध भी कहते हैं, दोनों बात सत्य है। आमतौर पर सामान्यकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो मौलिक शोध दोस्तों सामान्यकरण के सिद्धांत पर भी आधारित होता है और मूलभूत और विशुद्ध शोध भी कहलाता है। और 2 तरीकों का आकार ले सकता है, या तो एक नए सिद्धांत के रूप में या किसी मौजूदा सिद्धांत के विकास के रूप में। तो दोस्तों, मौलिक शोध से एक नया सिद्धांत भी बन सकता है और या इसके अलावा किसी मौजूदा सिद्धांत के विकास में भी योगदान दे सकता है। उपयोगी है क्योंकि ये मूलभूत शोध या सिद्धांत की उपयोगिता के लिए ठोस साक्ष्य प्रदान करता है। ये गलत है दोस्तों, कोई ठोस साक्ष्य प्रदान नहीं करता है। और ये एक क्रिया उन्मुख शोध है जो किसी समस्या का तत्काल समाधान खोजने के लिए किया जाता है। दोस्तों, तत्काल समस्या का समाधान नहीं खोजा जाता है, ठोस साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं करवाता है। सही क्या होगा दोस्तों, चौथा होगा ABC मौलिक शोध के लिए। तो मौलिक शोध के लिए आमतौर पर सामान्यकरण के सिद्धांत पर है, 2 तरीके से आकार लेता है, एक नए सिद्धांत से या किसी मौजूदा सिद्धांत से। मूलभूत या विशेष शोध में भी जाना जाता है, ये आपको बात ध्यान रखना है। फंडामेंटल रिसर्च आल्सो नॉन ऑन बेसिक रिसर्च ऑफ प्योर रिसर्च डस नॉट यूजुअली जनरेट फाइंडिंग दैट हैव immediate application in a particular level. Fundamental research is driven by curiosity and the desire to expand knowledge in separate research area. It can be experimental or theoretical works mainly performed to obtain new knowledge on the basis of observation. तो दोस्तों, ये आप कर लें। अब सांख्यिकीय अनुमति प्रतिदर्श के आधार पर एक व्यापक निष्कर्ष। तो दोस्तों, स्टैटिकली अनुमति होती है, सांख्यिकीय अनुमति होती है। सांख्यिकीय अनुमति होती है किसके आधार पर, एक व्यापक निष्कर्ष है। तो दोस्तों, सांख्यिकीय अनुमति प्रतिदर्श के आधार पर एक व्यापक निष्कर्ष है। सांख्यिकीय अनुमति है आंकड़ों से जनसंख्या या वैज्ञानिक सत्य के बारे में निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है। सांख्यिकीय अनुमति क्या है दोस्तों, सांख्यिकीय अनुमति क्या है कि सांख्यिकीय अनुमति आंकड़ों से जनसंख्या। सांख्यिकीय अनुमति क्या है, सांख्यिकीय अनुमति आंकड़ों से जनसंख्या या वैचारिक सत्य के बारे में निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है सांख्यिकीय अनुमति। और ये संभावितता के नियमों पर आधारित है। दोस्तों, सांख्यिकीय अनुमति है संभावितता का नियम पर आधारित है और विश्लेषकों को यादृच्छिक प्रतिचयन रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से ज्ञात परिणामों के आधार पर की गई जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकालने में अनुमति देता है। तो क्या आएगा, प्रतिदर्श आएगा। अब दोस्तों, एक अभिकथन दिया गया है, दूसरा कारण दिया गया है, ये हम देखते हैं। साहित्य की समीक्षा अनुसंधान प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही है दोस्तों, साहित्य की समीक्षा होती है जो अनुसंधान प्रक्रिया में होती है और यह शोधकर्ता को उसकी रुचि के सामान्य क्षेत्र के उन विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में अपनी समस्या तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है जिन पर अब तक शोध नहीं किया है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, जो समीक्षा अनुसंधान में क्या होता है, एक शोधकर्ता को उसकी रुचि के सामान्य क्षेत्र के उन विशिष्ट पहलुओं के संदर्भ में अपनी समस्या तैयार करने में सक्षम बनाता है जिस पर अब तक शोध नहीं किया गया। दोनों सही है दोस्तों, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अब दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन है APA प्रारूप में एक पत्रिका लेख को मुद्रित या ऑनलाइन में उद्धृत करने के लिए बुनियादी नियम है। तो APA के दोस्तों क्या नियम है वो देखते हैं हम। तो दोस्तों, APA प्रारूप में पत्रिका लेख को मुद्रित या ऑनलाइन में उद्धृत करने के लिए क्या नियम है। लेखक का उपनाम आएगा,
प्रारंभिक नाम आएगा, वर्ष आएगा, लेख का शीर्षक आएगा, पत्रिका का शीर्षक आएगा, संस्करण संख्या आएगी, पृष्ठ संख्या, DOI और URL से पुनरुक्ति। ये सारी दोस्तों APA प्रारूप में सारी चीज़ें आती हैं। क्या क्या आती हैं? APA में आएगा लेखक का उपनाम, प्रारंभिक नाम, वर्ष, लेख, शीर्षक, पत्रिका का शीर्षक, संस्करण संख्या, पृष्ठ संख्या, DOI और URL से पुनरुक्ति। लेख का शीर्षक नहीं, लेख का शीर्षक नहीं, इटैलिक में नहीं, तो बिल्कुल ये भी होता है APA रिपोर्ट के अंदर। लेख का शीर्षक नहीं, इटैलिक में। पत्रिका का शीर्षक और संस्करण संख्या इटैलिक में। पत्रिका का शीर्षक भी आता है, संस्करण संख्या भी आती है। पत्रिका के शीर्षक में सभी शब्द कैपिटल अक्षर में शुरू होना चाहिए। दोस्तों APA रिपोर्ट में क्या होता है, पत्रिका में शीर्षक में सारे शब्द हैं कैपिटल अक्षर में आते हैं और DOI और URL से पुनर्प्राप्ति शामिल होनी चाहिए। DOI से और URL से पुनर्प्राप्ति होती है और पत्रिका का शीर्षक और संस्करण संख्या इटैलिक में आता है और लेख का शीर्षक लेख इटैलिक में नहीं होता है। तो दोस्तों सारे सही है, ABCDE पाँचों सही है। अगला है क्रॉस सेक्शनल या अनुप्रस्थ काट अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? तो क्रॉस सेक्शनल या अनुप्रस्थ काट अध्ययन का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? उसका उद्देश्य होता है एक समय पर विभिन्न समूहों के विकास का अध्ययन। आपको ध्यान रखना कि क्रॉस सेक्शनल या अनुप्रस्थ काट अध्ययन का क्या उद्देश्य है? एक समय पर विभिन्न समूहों के विकास का अध्ययन करना। क्रॉस से पता चल रहा है दोस्तों एक समय है और विभिन्न समूहों का विकास है। ये क्या कह रहा है? पर्पज ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज टू स्टडी द डेवलपमेंट of different group of states at one point in the time. The cross-sectional study does not provide information about the cause and effect relationship. अब दोस्तों ये अगला है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसे कहते हैं CBCS। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की संरचना और कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस अवधारणा से संबंधित है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की संरचना और कार्यान्वयन किस अवधारणा से संबंधित है? तो वो देखते हैं दोस्तों हम। तो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण भी होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में। विषयों के चयन का लचीलापन भी होता है। शिक्षार्थी केंद्रित मतलब स्टूडेंट केंद्रित। मूल्यांकन की ग्रेडिंग प्रणाली भी होती है CBCS के अंदर। विषयों के चयन के लिए मतपत्र प्रणाली भी होती है, ये भी सही है दोस्तों। विषयों के चयन के लिए मतपत्र प्रणाली होती है, स्वचालित ऑनलाइन प्रणाली भी होती है। ये सारी चीज़ें दोस्तों चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है CBCS के अंदर। क्या क्या होती है? शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, विषयों के चयन का लचीलापन, मूल्यांकन की ग्रेडिंग प्रणाली, विषयों के चयन के लिए मतपत्र प्रणाली और स्वचालित ऑनलाइन प्रणाली। तो पाँचों सही है दोस्तों, ABCDE सही है। और CBCS की फुल फॉर्म क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अगला है दोस्तों 6 नंबर का सवाल है, 7वां। प्रायोगिक शिक्षा उस केंद्रीय भूमिका पर जोर देती है जो सीखने की प्रक्रिया में अनुभव करती है। तो प्रैक्टिकल शिक्षा क्या है दोस्तों? प्रैक्टिकल शिक्षा उस केंद्रीय भूमिका पर जोर देती है जो सीखने की प्रक्रिया में अनुभव करती है। तो बिल्कुल सही है, प्रायोगिक शिक्षा हमेशा सीखने की प्रक्रिया के अनुभव करने से संबंधित है। और प्रायोगिक शब्द का उपयोग है ELT को संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों जो प्रभावित होने पर अनुभूति पर जोर देने को कहते हैं, और व्यवहार अधिगम सिद्धांतों जो सीखने की प्रक्रिया। और व्यवहार अधिगम सिद्धांत क्या है दोस्तों? जो सीखने की प्रक्रिया में व्यक्तिपरक अनुभव के लिए किसी भी भूमिका से इनकार करते हैं से अलग करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये प्रायोगिक शोध है। ELT को संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत जो प्रभावित होने पर अनुभूति पर जोर देने के लिए करते हैं, और व्यवहार अधिगम सिद्धांतों जो सीखने की प्रक्रिया में व्यक्तिपरक अनुभव के लिए किसी भी भूमिका से इनकार करते हैं, इनको अलग करने के लिए भी किया जाता है। दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी है दोस्तों। ELT की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी है ELT की, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। अब दोस्तों अगला है, निम्न में से कौन है पारंपरिक शिक्षण पद्धति का गुण नहीं है? तो पारंपरिक शिक्षण पद्धति का कौन सा गुण नहीं है? परिणाम की तुलना में समझने में अधिक जोर कभी नहीं दिया जाता, केवल परिणाम ही चाहता है, रिजल्ट होना चाहिए दोस्तों। शिक्षक और छात्रों के बीच अधिक बातचीत होती है, ये तो दोस्तों आधुनिक
हाँ, शिक्षक और छात्रों को अधिक बातचीत होती है। पारंपरिक शिक्षण जो ट्रेडिशनल टीचिंग है कक्षा में अनुशासन बनाने में मदद करता है। ट्रेडिशनल में अनुशासन नहीं होता दोस्तों। तो तीसरा सही है अपना। 9वां सवाल है दोस्तों, निरंकुश शिक्षण और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और लाइसेंस फ्राई दृष्टिकोण और गतिशील दृष्टिकोण हम देखते हैं। पहले बी है, शिक्षक सभी निर्णय लेता है। निरंकुश में क्या होता है दोस्तों, टीचर सारे निर्णय लेगा। और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में क्या होगा, शिक्षक निर्णय लेने में सहायता करने के लिए छात्रों को शामिल करता है। और लाइसेंस फेयर दृष्टिकोण में क्या होता है दोस्तों, निर्णय लेने में छात्रों की पूरी स्वतंत्रता है, सारे निर्णय स्टूडेंट लेते हैं। और गतिशील दृष्टिकोण में गतिविधि में सक्रिय भागीदारी द्वारा सीखा जाता है। गतिशील में क्या होगा दोस्तों, गतिविधि में सक्रिय भागीदारी द्वारा सीखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। पहला सही है दोस्तों अपना BADC। ऑटोक्रेटिक टीचिंग, डेमोक्रेटिक और लाइसेंस फेयर अप्रोच और डायनेमिक अप्रोच, ये सारे अप्रोच हैं। अब है दोस्तों अगला हमें मिलान करना है इसमें भी। संज्ञानात्मक, रचनावाद, मानववादी, व्यवहारवाद। इसमें क्या है, संज्ञानात्मक किसे कहते हैं, कॉग्नोटिक्स। सूचना का आंतरिक प्रसंस्करण को क्या कहते हैं, सूचना के आंतरिक प्रसंस्करण को संज्ञानात्मक कहते हैं। और रचनावाद किसे कहते हैं, रचनावाद कहते हैं स्कूल में प्रवेश करने से पहले अपने खुद के अनुभव के आधार पर शिक्षार्थियों की समझ और ज्ञान को पहचानता है। रचनावाद किसे कहते हैं, रचनावाद में क्या होता है दोस्तों, रचनावाद में स्कूल में प्रवेश करने से पहले अपने खुद के अनुभव के आधार पर शिक्षार्थियों की समझ और ज्ञान को पहचानते हैं रचनावाद के अंदर। क्योंकि दोस्तों खुद के अनुभव से पता चल रहा है कि रचनात्मक है। और मानववादी में क्या होता है, मानववादी में दोस्तों आत्मनिर्णय के लिए व्यक्ति की क्षमता का पता चलता है। मानववादी में किसके बारे में पता चलता है, मानववादी में दोस्तों, मानववादी में आत्मनिर्णय के लिए व्यक्ति की क्षमता। मानववादी में क्या होगा दोस्तों, सी के अंदर 4, आत्मनिर्णय के लिए व्यक्ति की क्षमता के बारे में पता चलता है। व्यवहारवाद में अनुबंधन का परिणाम। दोस्तों व्यवहारवाद में क्या होता है, व्यवहारवाद में तो व्यवहारवाद हमने पढ़ा था अनुबंधन का परिणाम। तो दोस्तों आप एक बार देख लें, व्यवहारवाद अनुबंधन का परिणाम और मानवतावाद आत्मनिर्णय के लिए व्यक्ति की क्षमता और रचनावाद स्कूल में प्रवेश करने से पहले अपने खुद के अनुभव के आधार पर शिक्षार्थियों की समझ और ज्ञान को पहचानता है। और संज्ञानात्मक क्या होगा, सूचना का आंतरिक प्रसंस्करण होता है। तो चारों मिलान हो गया दोस्तों अपना। अब है अपना 11वां सवाल है। ये कथन दिया गया है, दूसरा निष्कर्ष दिया गया है। कथन और निष्कर्ष दिया गया है 11 के अंदर, वो हम देखते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या कथन है क्या निष्कर्ष है। हमने कई अमेरिकी देखे हैं, बिल्कुल, और वे सभी गोरे होते हैं और सभी अमेरिकी गोरे रंग के हैं। तो रंग आ गया दोस्तों, हमने कई अमेरिकी देखे हैं और वे सभी गोरे हैं और इसलिए सभी अमेरिकी गोरे रंग के हैं। तो उपयुक्त में किस प्रकार तर्क का है, आगमनात्मक तर्क है दोस्तों, इसके अंदर निगमनात्मक नहीं है। इंडक्टिव में क्या होता है दोस्तों, इंडक्टिव के अंदर क्या होगा, इट रेफर्स टू एन आर्ग्यूमेंट दैट टेक्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड मेक्स ए broader generalization that is considered probable, allowing for the fact of the cancellation. इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट मैक्स जनरलाइजेशन, सामान्यकरण के बारे में पता चलता है। और इट इज कंसिडर्ड एज फॉर्म पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर से जनरल के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों आपको आगमनात्मक आएगा, निगमन मत कर देना आप कि हमने कई अमेरिकी देखे हैं
और वे सभी गोरे हैं, सभी अमेरिकी। क्योंकि दोस्तों निगमनांक में क्या आता, हमने कई अमेरिकी देखे हैं और एक गोरा नहीं आता या दूसरा कुछ आता, तब होता निगमनात्मक, आगमनात्मक है। ठीक है। अब दोस्तों 12वां है तायिक, व्यक्तिरेख, अवनय, सामान्य लक्षण। इनको मिलान करते हैं हम अभी। दोस्तों तायिक किसे कहते हैं? तायिक कहते हैं, ताड़क कहते हैं कटौती एब्सडर्डम विधि द्वारा अप्रत्यक्ष साक्ष्य। तायिक में क्या होता है दोस्तों? बार बार तायिक करता है। ताड़क में क्या होगा? कटौती एब्सडर्डम विधि द्वारा अप्रत्यक्ष साक्ष्य। और व्यक्तिरेख में क्या होगा दोस्तों? उन चीज़ों की अनुपस्थिति में से एक समान समझौतों के संबंध में अवलोकन करना। व्यक्तिरेख में क्या होगा? उन चीज़ों की अनुपस्थिति में से एक समान समझौतों के संबंध का अवलोकन करना। और अन्वय में क्या होगा? उन चीज़ों के बीच उपस्थिति में समझौते के संबंध का अवलोकन करना। और अवनय में क्या होगा दोस्तों? अवनय के अंदर दो चीज़ों के बीच उपस्थिति में समझौते के संबंध में अवलोकन करना होगा। और सामान्य लक्षण में क्या होगा? सामान्य लक्षण ब्रह्मांड की आशंका में शामिल धारणा या सहज ज्ञान होता है। ब्रह्मांड का भी ध्यान रखना है। सामान्य लक्षण होगा ब्रह्मांड की आशंका में शामिल धारणा का सहज ज्ञान आएगा सामान्य लक्षण के अंदर। तो दोस्तों आपको ये सही उत्तर क्या होगा अपना? 2, 3, 1, 4 होगा। तर्क का समन्वय, ये दोस्तों बौद्धिक आध्यात्मिक शब्द है। अब अपन देखते हैं ये कथन और कारण दिए गए हैं। अनुमान गैर अनुभूति का प्रमाण है और इसे कुमारिल द्वारा गैर मौजूदगी की धारणा के लिए स्वीकार किया गया। ये गलत है दोस्तों। अनुमान गैर अनुभूति का प्रमाण नहीं है दोस्तों, अनुभूति का प्रमाण है। कथन ऐसा सत्य हो गया। अनुमान में 5 चरण होते हैं। एक में होता परिकल्पना, प्रतिजन, कारण, हेतु। एक उदाहरण होता है जिसे उदाहरण कहेंगे, पुनः पुष्टि को उपनय कहेंगे, और निष्कर्ष होता है निगमन कहते हैं। 5 चीज़ें होती हैं अनुमान में। तो ये सही है दोस्तों। क्या होता है? परिकल्पना होता है जिसे प्रतिजन कहते हैं, कारण या हेतु, उदाहरण को उदाहरण कहते हैं, पुनः पुष्टि को उपनय कहते हैं, निष्कर्ष को निगमन कहते हैं। ये चीज़ें होती है दोस्तों इसके अंदर। और ये दोस्तों गैर अनुभूति का प्रमाण नहीं है। और कुम्हारिल द्वारा इसको स्वीकार किसने? अनुमान इज जी संस्कृत वर्ड दैट मीन्स, इसका मतलब होता है दोस्तों, अनुमान का मतलब होता है इन्फिरेंस अथवा नॉलेज दैट फॉलोस इट वन ऑफ द प्रमाणाज और सोर्स ऑफ करंट नॉलेज इन इंडियन फिलोसॉफी। सिंपल एग्जाम्पल, तो दोस्तों ये हो गया अपना। अब 14वां है, माता पिता अपने बच्चों को घास की ओर इंगित करके हरे रंग के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये भाषा का प्रकार है। उपयुक्त कथन में से किस प्रकार की भाषा का वर्णन किया गया? तथाकथित परिभाषा। ये क्या है? तथाकथित परिभाषा है। सदस्य परिभाषा नहीं आएगा, सैद्धांतिक नहीं आएगा, सारांशित नहीं आएगा। माँ बाप किसी चीज़ को देखकर उसको हरे रंग के बारे में, काले रंग के बारे में ऐसे बताएं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तथाकथित परिभाषा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। माता पिता अपने बच्चों को घास की ओर इंगित करके हरे रंग के बारे में पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? तथाकथित परिभाषा है। अगला है दोस्तों ये 2 कथन के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों के साथ विचरण करते हो, निर्णय लेके कौन सा निष्कर्ष दिए गए तथ्यों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ये कथन है सभी ड्रम स्टिक हैं और कुछ ड्रम बॉक्स हैं। तो दोस्तों सभी ड्रम आ जाएगा, सभी चीज़ आती अंदर आती, सभी ड्रम है, स्टिक बाहर आएगा। और कुछ ड्रम है दोस्तों बॉक्स है, कुछ ड्रम बॉक्स आएगा, यूँ आएगा, इस तरह बनेगा चार्ट। तो कुछ बॉक्स स्टिक है, सभी ड्रम स्टिक है, कुछ ड्रम बॉक्स है। तो दोस्तों हो सकता है बिल्कुल सही है, कुछ बॉक्स स्टिक है और कुछ स्टिक ड्रम है, ये भी हो सकता है। सभी स्टिक ड्रम नहीं होगा दोस्तों, सभी ड्रम स्टिक है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी ड्रम स्टिक होंगे।
कुछ आएगा, कुछ होता सही होता, दोनों में से एक सही होगा। केवल निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करते हैं। तो इस तरह बनेगा दोस्तों, चार्ट बनेगा अपना। सभी ड्रम क्या है, स्टिक है, और कुछ ड्रम क्या है दोस्तों, ये बी बॉक्स है। तो ये हो गया अपना केवल 1, निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। अब दोस्तों अपने को क्या करना, ये पाई चार्ट दिया, पाई चार्ट की मदद से हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों काफ़ी समय हो गया करते हुए, बहुत ज़्यादा। ये क्या है, अनुसरण करने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, और पाई चार्ट को 4 विभिन्न राज्यों में कारों का प्रतिशतवार विवरण दर्शाया गया। 4 राज्यों के अंदर जो कितनी कारें हैं वो दिखाई गई है दोस्तों। स्टेट 1, स्टेट 2, इसके अंदर देखते हैं। स्टेट 1 के अंदर दोस्तों कितनी क्या है, इसमें दोस्तों जो एक में 26% है, दूसरे में 14 है, तीसरे में 28 है, और एक 32 है। अब तालिका डीजल और पेट्रोल इंजन कारों के बीच अनुपात को दिखाती है। ये डीजल इंजन कार और पेट्रोल इंजन कार, इसका अनुपात दोस्तों 3:4। अब ये कह रहा है राज्य 2 में डीजल इंजन कारों की संख्या, राज्य 4 में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या के बीच कितना अंतर है। तो अंतर देखते हैं दोस्तों। टोटल कार कितनी है, 700 कार, ये भी ध्यान रखना आपको। राज्य 2 ये रहा, राज्य 2 की डीजल कार 5:9, और अगला कह रहा है राज्य 4 में पेट्रोल इंजन कार 1:1। टोटल कार है 7। पहले दोस्तों हम अनुपात निकालते हैं, राज्य 2 राज्य 4 कितना क्या है। राज्य 2 का अनुपात है दोस्तों 28% है। 700 में से 28 कर लो आप, 28 का भाग 28/100 इंटू 700, तो दोस्तों कितना होगा, 70 से 10% 70 होता है, 7 7 21, 210, 221, सॉरी 210 और 1% 7 आ रहा है, 14 कम कर लो, 196, सॉरी 196 हो रहा है टोटल अपना इसका 28 का। 196 कार है, दूसरे नंबर में कितनी है, 196 कार इसकी है। और दूसरे कितनी है दोस्तों, ये कह रहा है कि राज्य 4 कितना परसेंटेज है, 26% है। 196 हो गया, 14 और कम कर दो, 182 कार उसकी है। राज्य 4 की 182 है और इसकी 196। अब कह रहा है कि अनुपात देखो इसका, राज्य 2 में डीजल इंजन 5:4 में ये, इसका अनुपात है 5:9। जैसे 14 अब निकाल दो, 14%। 14 में से 196 को भाग दो, 14 140, 50 54, 4 56। तो दोस्तों पूरा सॉल्व कर देते, क्योंकि पेन कॉपी है नहीं मेरे पास। तो ये कह रहे टोटल नंबर्स ऑफ डीजल इंजन स्टेट 2 700 इंटू 28/100, सीधा किया इसने, 700 इंटू 28/100 इंटू 5/14 बराबर 70 कार है। 700
इंटू 26/100 1/2 इंटू 1/2 इस तरह का 91 है दोस्तों। 21 का उत्तर है। अब वो कर लेना है। अगला है कि राज्य 3 में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या 3 और राज्य 1 में डीजल इंजन कारों की संख्या में कितना प्रतिशत अधिक है। राज्य 3 में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या है, राज्य 1 में डीजल इंजन कारों की संख्या किससे कितना अधिक है। तो दोस्तों ऐसे ही सॉल्व करते हैं। राज्य 1 है तो आप ऐसे कर लो कि 14 इंटू 100/700 इंटू इस साथ में 3/4 करके गुणा कर लो आप। इसने कैसे करा है कि 700 इंटू 32/100 इंटू 3/8 बराबर 84 हो गया। और 700 इंटू 14/100 इंटू 3/7 इसमें कितना हो गया 42 हो गया। फिर अनुपात कितना है इसका 42-84 का 100% है। 84 माइनस 42/42 इंटू 100% है। अगला कैसे किया इन्होंने, यदि राज्य 3 में 25% डीजल इंजन कारें एसी है और शेष कारें क्या है गैर एसी है, तो राज्य 3 में डीजल इंजन कारों की संख्या क्या है जो गैर एसी है। ये राज्य 3 रहा 32% है। 7 का 32% कितना होता है दोस्तों 7 21 210 224 टोटल है। और कार है उसमें से डीजल कितनी होगी 5/3। तो डीजल आप देख लो 8 भाग में से 5वां भाग इसके पास है। तो 8 में सबसे पहले भाग देख के देख लो 8 दूनी 16 2 6 64 8 दूनी 16 पीछे बचे 6 8 8 64 28 बार गया। एक मिनट 28 बार 2 अब अनुपात है 28 को आप 5 से गुणा करो। इतनी डीजल कार है अपनी। 28 पंजे कितना होगा दोस्तों 3 पंजे 15 150 135 कार है टोटल। ठीक है जो डीजल कार है। और 135 कारों में क्या है 25% कार है क्या है गैर इंजन कार है। डीजल कार है इंजन कार एसी एयर कंडीशनर है और बाकी है गैर एसी। अब गैर एसी की संख्या पूछ रहा है तो 175 का 135 का 75 कर लो। 135 का 75 कितना होगा 75 तो खुद हो गया और 135 का कितना होगा 35 का तीसरा चौथा भाग 8 चौक 32 9 चौक 75 और 9 84 करीबन होगा। ये 105 है दोस्तों कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी शायद। 700 इंटू 32/100 इंटू 140 था ये मैंने 135 कर लिया तो यहाँ मिस्टेक होगी दोस्तों। हाँ सही है दोस्तों बिल्कुल 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 क्योंकि थोड़ा वो मिस्टेक हो गया जोड़ने के अंदर। 700 इंटू 32/100 इंटू 5/8 140 इंटू 105 सही है। अब दोस्तों 19वां है। ये कह रहा है कि राज्य 3 में डीजल इंजन कार राज्य 3 में कारों की कुल संख्या और राज्य 2 में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या बीच का अंतर कितना है। राज्य 2 में पेट्रोल इंजन कार तो दोस्तों आप इसमें कैसे निकालोगे 700 इंटू 32/100 माइनस 28/100 इंटू 9/14 9/14 का अनुपात है उसको क्या पूछ रहा है। राज्य 2 में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या पेट्रोल इंजन आप अनुपात करके 9/14 कर लिया सही है बराबर 700 इंटू 14 98 आएगा। अगला है दोस्तों
ये कह रहा है कि सभी राज्यों में एक साथ पेट्रोल इंजन कारों का औसत संख्या कितनी है। पेट्रोल कार का औसत अनुपात पूछ रहा है अपने को, सभी में कितना है, तो वो भी हम देख लेते हैं। रिक्वायर्ड एवरेज 1/4, 700 × 100 14 × 4/7 और 9/14, 3/8, 2/1/2 ये होगा। 14 × 4/7 28 × 7/4, 7 × 51 तो 89.25 होगा। एवरेज संख्या मतलब सबके अंदर है 89.25 है। एवरेज कैसे निकालेंगे दोस्तों, जैसे 700 कार में से 4 का भाग दिया तो कितनी कार बचेगी, करीबन 200 से कम बचेगी, तभी तो 1/4 का भाग दिया इसने। सही कह रहा है बिल्कुल दोस्तों। काफ़ी टिपिकल सवाल है, इतना ईजी नहीं है जितना हम सोचते हैं। काफ़ी तो कितना दम लग रहा है। ये अभिकथन है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रेडियो के माध्यम से लोगों को संबोधित करना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है। और संचार के आधुनिक रूपों में से रेडियो की पहुंच सबसे अधिक है, तो सही है। दोनों सही है, कथन और कारण सही है और सही स्पष्टीकरण भी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सभी के पास सुलभ हो जाता है ये रेडियो। तो अगला है, कक्षा में प्रश्न पूछना विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। बिल्कुल सही है। समय का अपव्यय बिल्कुल नहीं करता। अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं है। छात्रों के बीच तर्क और विश्लेषण कौशल बढ़ाता है, तो चौथा भी सही है। 1 और 4 सही है। कक्षा में प्रश्न पूछने से विषय वस्तु स्पष्ट भी होगी और तर्क और विश्लेषण कौशल को बढ़ावा मिलेगा। अगला है दोस्तों, प्रभावी संचार के लिए निम्नलिखित में से किससे बचा जाना चाहिए। प्रभावी संचार के लिए अस्पष्टता से बचा जाना चाहिए और प्रभावी संचार के लिए सबसे पहले सुनो, प्रतिक्रिया दो और विनम्रता रखो। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से अवैयक्तिक संचार के बारे में कौन सा सही है। अवैयक्तिक संचार के बारे में कौन सी बात सही है। अवैयक्तिक संचार दुकानदार और ग्राहक के बीच बातचीत किया गया है, मतलब बिल्कुल बातचीत की तरह है दुकानदार और ग्राहक के बीच, बाकी कोई इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं होता है। जो एक ही समूह से संबंधित व्यक्तियों के बीच नहीं होता है, ये 2 या 2 से अधिक विभिन्न समूह के सदस्यों के बीच भी नहीं होता। ये मतलब अनौपचारिक होता है दोस्तों, इनफॉर्मल होता है अवैयक्तिक संचार, ध्यान रखना आपको। इन पर्सनल इज द नेम गिवन टू शॉर्ट टर्म इंटरेक्शन विथ वी हैव इन आवर डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, द इंटरेक्शन बिटवीन ए शॉपकीपर एंड कस्टमर। दुकानदार और ग्राहक के बीच बातचीत होती है, उसी तरह का अवैयक्तिक संचार होता है। अब दोस्तों 25वां है, तकनीकी भाषा का प्रयोग किस प्रकार के संचार बाधाओं के अंतर्गत आता है। तो तकनीकी भाषा का प्रयोग है शब्दार्थ बाधाएं से संबंधित है। तकनीकी भाषा का प्रयोग किस प्रकार के संचार बाधाओं से संबंधित है। तकनीकी बाधा शब्दार्थ बाधाओं से संबंधित है। ये भी बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। सीमेटिक बैरियर। अब दोस्तों है, कौन सा कथन गलत है। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषा को संकटग्रस्त घोषित किया है। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषा को संकटग्रस्त घोषित किया है, तो सही है दोस्तों। यूनेस्को ने हाल ही में 197 भारतीय भाषाओं को संकटग्रस्त घोषित किया है। अनुसूची 8 में 22 भाषाएं, ये भी सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान IITI की स्थापना की जाएगी, ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि अभी कुछ ही समय बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन है, भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी। तीनों सही है दोस्तों, कोई भी गलत नहीं है। ये कह रहा है, यूनेस्को हैज़ डिक्लेयर्ड 197 इंडियन लैंग्वेज एज एंडेंजर्ड। एक खतरे वाली 197 भाषा बताइए। ये बोलियों के संदर्भ में दोस्तों, वैसे भाषा नहीं है ये। शेड्यूल्ड 8 कंटेंट 22 लैंग्वेज। नेशनल इंस्टीट्यूट हैज़ proposed to establish इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अब दोस्तों अगला है,
नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट यानी नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीट के संदर्भ में कौन कौन से कथन हैं? नीट का एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित होना प्रस्तावित है। बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। और इसे अधिगम मूल्यांकन योजना प्रशासन के सुधार में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए मंच प्रदान करने हेतु बनाया जाएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। नीट को अधिगम है, मूल्यांकन है, योजना है, प्रशासन के सुधार में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु बनाया जाएगा। और इसे केवल उच्च शिक्षा के लिए स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, उच्च शिक्षा के लिए नीट को नहीं किया जाएगा। तो केवल 2 सही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज़ प्रोपोज्ड, नेशनल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 वाली, इसने प्रस्ताव दिया है एन ऑटोनॉमस बॉडी, एक जो स्वायत्त शासी निकाय, द नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट will created to provide a platform for use of technology to enhance learning, assessment, planning, administration and so on both for school and higher education। तो दोस्तों क्या सही होगा? नीट है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी है, अधिगम मूल्यांकन योजना प्रशासन के सुधार में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए एक मंच प्रदान करवाया जाएगा। अब 28वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मामले में संसद से संविधान के संशोधन के लिए राज्य सहमति आवश्यक नहीं है? दोस्तों किस मामले में संसद से संविधान संशोधन के लिए सहमति आवश्यक नहीं है? जो राज्य की सीमा में परिवर्तन करे दोस्तों, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, तो उसमें दोस्तों क्या है कि उस राज्य से पूछना जरूरी नहीं है। दोस्तों कितना महत्वपूर्ण विषय होता है राज्य की, पूरे राज्य की आप सीमा चेंज कर रहे हो और उस राज्य से पूछोगे नहीं, कितनी बड़ी बात है। राष्ट्रपति के चुनाव में आपको सहमति लेनी पड़ेगी। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इस पर पूछना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट, नए राज्यों का गठन और क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों को राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है, बल्कि ये संसद के साधारण बहुमत द्वारा, और दोस्तों खास बात ये साधारण बहुमत द्वारा भी ये सारे चीज़ें चेंज कर सकते हैं। राज्य का नाम परिवर्तन कर दो, उसकी सीमा परिवर्तन कर दो, कुछ भी परिवर्तन कर दो। अब है दोस्तों, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान सम्मिलित नहीं है? जैन धर्म के बारे में है मति ज्ञान, इंद्रिय अंगों की गतिविधि के माध्यम से अनुभूति को क्या कहते हैं? मति ज्ञान। जैन धर्म के संबंध में दोस्तों, जैन धर्म के संबंध में ये कथन है। मति ज्ञान किसे कहेंगे? मति ज्ञान कहेंगे इंद्रिय अंगों की गतिविधि के माध्यम से अनुभूति को मति ज्ञान कहेंगे। श्रुतता किसे कहेंगे? शास्त्रों द्वारा प्रकट ज्ञान। श्रुतता ज्ञान क्या होता है दोस्तों? श्रुतता ज्ञान होता है शास्त्रों द्वारा प्रकट ज्ञान होता है, उसे कहते हैं हम श्रुतता ज्ञान कहते हैं। और मति ज्ञान कहते हैं इंद्रिय अंगों की गतिविधि के माध्यम से अनुभूति को मति ज्ञान कहते हैं। और मानव पर्याय ज्ञान कहते हैं अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क के ज्ञान को कहते हैं। मानव पर्याय ज्ञान कहते हैं, मानव पर्याय मतलब अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क के ज्ञान को मानव पर्याय कहते। अवधि ज्ञान लौकिक ज्ञान को नहीं कहते दोस्तों। तो हमारा सी सही हो गया। तो 5 प्रकार ज्ञान है, 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज इन जैनिज्म: मति ज्ञान, श्रुतता ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल्य ज्ञान। केवल्य, मन पर्याय, अवधि, श्रुतता, मति। अवधि किसे कहेंगे? कैलरीवर्ट प्रोटेक्शन। अब दोस्तों 30वां है, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का उद्देश्य किस वर्ष तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रति कक्षा डिजिटल और इंटरेक्टिव बोर्ड प्रस्तुत करेगा? 2022 तक है। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का उद्देश्य 2022 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जितने भी स्कूल हैं उसमें डिजिटल और इंटरेक्टिव बोर्ड प्रस्तुत किया जाएगा। इसका उद्देश्य 2022 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रति कक्षा एक डिजिटल और इंटरेक्टिव बोर्ड स्थापित करना है। और इसे 9वीं कक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा संस्थाओं में स्कूलों में प्रस्तुत किया जाएगा। ये भी सही है। और इसका उद्देश्य शिक्षण के साथ साथ शिक्षण प्रक्रिया को परस्पर संवादात्मक बनाता है और एक शिक्षण दृष्टिकोण के रूप में फ्लिप्ड अधिगम को लोकप्रिय बनाता है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा के लिए OBD का कार्यान्वयन
OBD का कार्यान्वयन एजेंसी होगी। UGC दोस्तों क्या होगी, हायर एजुकेशन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी। ठीक है, अब आपको ये सवाल दिए गए हैं दोस्तों, कंप्यूटर के मिलान करना है। डोमेन किसे कहते हैं दोस्तों, डोमेन कहते हैं, एड्रेस होता है एक डोमेन जहां इंटरनेट उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। डोमेन क्या है, एक एड्रेस है जहां इंटरनेट उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। और इसके बाद है दोस्तों प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, डेटा के पैकेट को रूट कराने और संबोधित कराने के लिए नियम का सेट। प्रोटोकॉल में क्या होता है, एक हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं। प्रोटोकॉल में क्या होता है दोस्तों, प्रोटोकॉल में डेटा के पैकेट को रूट करने, प्रोटोकॉल में क्या होता है दोस्तों, जो डेटा का पैकेट होता है उसको रूट करने और संबोधित करने के लिए नियम का सेट होता है। और निर्देशिका में ऑनलाइन सूची या वेबसाइट सूची पत्र, निर्देशिका में ऑनलाइन सूची या वेबसाइट सूची पत्र होता है। निर्देशिका में क्या होता है, ऑनलाइन सूची होती है, वेबसाइट सूची पत्र होता है। URL में क्या होता है दोस्तों, URL क्या है, URL एक वेब एड्रेस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और निर्देशिका ऑनलाइन सूची या वेबसाइट सूची पत्र है। प्रोटोकॉल डेटा के पैकेट को रूट करने और संबोधित करने के लिए नियम का सेट है। और URL की फुल फॉर्म दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी है, आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल है दोस्तों, अभिकथन है ब्लूटूथ एक वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है, बिल्कुल सही है। और इसका उपयोग छोटी दूरी के डेटा के आदान प्रदान के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और अधिकतम उपकरण जो एक ही समय में कनेक्ट किए जाते हैं वे 7 हैं और इसकी सीमा 30 मीटर तक है, तो ये गलत है दोस्तों। एक ही समय में कनेक्ट 7 उपकरण नहीं होते दोस्तों, कितनी क्या लिमिट है मैं आपको बताता हूँ। ब्लूटूथ इज ए टाइप ऑफ रेडियो वेव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम दैट हैज़ रेंज ऑफ अबाउट 10 मीटर। इसकी रेंज दोस्तों कितनी होती है, 10 मीटर तक होती है, 30 मीटर नहीं होती है, 30 से 32 फीट होती है। इट कैन बी कनेक्टेड टू मैक्सिमम 7 डिवाइस एट टाइम, 7 डिवाइस जोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी जो दोस्तों सीमा है कनेक्ट करने की वो होती है 10 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी गलत हो गया, ए सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन है स्पार्क से संबंधित है। स्पार्क से संबंधित क्या है, स्पार्क दोस्तों शैक्षिक अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए MHRD द्वारा एक कार्यक्रम चलाएगा। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसके द्वारा दोस्तों स्पार्क कार्यक्रम चलाया गया है शैक्षिक अनुसंधान और इसको बढ़ावा देने के लिए। ये दे वैज्ञानिक जानकारी को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गलत है क्योंकि विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय से है नहीं, ये शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। और 2018 में महिला छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए MHRD द्वारा प्रचार अभियान शुरू किया गया, ये भी गलत है दोस्तों। तो तीसरा सही हो गया अपना, MHRD ने 25 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में भारतीय संस्थानों और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को सुविधाजनक बनाकर भारत के उच्च शिक्षण संस्थाओं के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए एक स्कीम है, एकेडमिक अनुसंधान और सहयोग संवर्धन योजना। एकेडमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना जिसे स्पार्क शुरू की है, तो ये सही है दोस्तों। अब है अपना 34वां सवाल है दोस्तों, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेडमार्क युक्त सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। इसमें दोस्तों सॉफ्टवेयर कौन सा है, कौन से ट्रेडमार्क युक्त सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सॉफ्टवेयर है, एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर है और स्काइप भी सॉफ्टवेयर है। ये दोस्तों फायरफॉक्स से सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ध्यान रखना है, चारों सॉफ्टवेयर हैं। कौन से ट्रेडमार्क युक्त सिस्टम है सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एडोब फोटोशॉप, गूगल अर्थ और स्काइप, चारों हैं। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ABCD, सी सही है दोस्तों। अब प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर आल्सो नॉन एज नॉन फ्री सॉफ्टवेयर और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर विच द सॉफ्टवेयर पब्लिशर और अनदर पर्सन रिटेन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स, यूजुअली कॉपीराइट ऑफ द सोर्स कोड बट समटाइम्स प्रोटेक्ट्स अगेन एग्जाम्पल्स ऑफ प्रायोरिटी।
ये दोस्तों ये केवल फायरफॉक्स का ध्यान रखना, आपको ये नहीं है, बाकी सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब 35वां दोस्तों, IEEE एक मानक प्रोटोकॉल है जो एक कमरे में संचालित वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क को परिभाषित करता है। ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ हो गया दोस्तों, केवल 25 IEEE का मानक प्रोटोकॉल है जो एक कमरे में संचालित वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क को परिभाषित करेगा। ब्लूटूथ, वाईफाई तो सब थोड़ा लंबा हो जाएगा। पैन इन द नेटवर्क ऑल द पर्सनल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू फॉर्म नेटवर्क रेंज 10 मीटर्स टू 33 मीटर, 10 मीटर से लेकर 33 मीटर तक की रेंज होती है। ऑल डिवाइसेज शुड बी इन दी रेंज फॉर्म द नेटवर्क, सारे डिवाइसेज जो इस रेंज में आते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है 10 मीटर से 33 मीटर के बीच। अभी दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFCCC COP26 आयोजित करेगा। तो दोस्तों कौन सा देश है? स्कॉटलैंड है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन है UNFCCC COP26 आयोजित करेगा। कौन करेगा दोस्तों? स्कॉटलैंड करेगा। एक मिनट दोस्तों, ये सॉल्यूशन में लिखा है UNFCCC COP26 विल टेक प्लेस ग्लासगो स्कॉटलैंड। COP25 हुआ दोस्तों स्पेन में हुआ है। COP24 पोलैंड में हुआ है, कोटोस। तो आपको ध्यान रखना COP26 कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। COP26 दोस्तों कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था, उसके एडिशन है COP1 COP2 ऐसे COP26 तक हो गया। अब 37वां है, निम्नलिखित में से कौन है भारत में वनों में आग लगाने के कारण है? भारत में वनों में आग कैसे लगती है? आकाशीय बिजली से लगती है। उच्च तापमान, भारत में बहुत ज़्यादा तापमान है, सूर्य की किरणें भारत में दोस्तों सीधी पड़ती हैं, उससे भी जो आग लग जाती है। स्थानांतरित कृषि से भी आग लग जाती है। तो तीनों सही है दोस्तों, DC होगा अपना, तो D सही है दोस्तों ये। अगला है, एक अभिकथन दिया हुआ है तो एक तर्क दिया हुआ है। कृषि विस्तार वनों की कटाई का मुख्य कारण बना हुआ है। बिल्कुल सही है दोस्तों। कृषि विस्तार कैसे है? कृषि विस्तार से वनों की कटाई हो रही है और जनसंख्या विस्फोट ने खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि पर दबाव डाला है। और जनसंख्या विस्फोट है दोस्तों, इसने क्या है? खाद्य सुरक्षा पर दबाव डाला, बिल्कुल डाला है। तो दोस्तों ये A और R दोनों कथन सही है और RA का सही स्पष्टीकरण भी है। तो दोस्तों क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा A सही होगा। कृषि विस्तार वनों की कटाई का मुख्य कारण है और जनसंख्या विस्फोट से खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि पर दबाव डाला है, दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजोन क्षेत्र केवल दक्षिण ध्रुव में बना हुआ है, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। ओजोन क्षेत्र सारे जो है उत्तरी ध्रुव में भी है, दक्षिण ध्रुव में भी है, गलत हो गया। और 1987 में हस्ताक्षरित तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन ह्रास या ओजोन अवक्षय रोकने के लिए बनाया गया एक वैश्विक प्रोटोकॉल है। बिल्कुल दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ओजोन परत सरण से संबंधित है। और ओजोन ये सम्मेलन है दोस्तों, ये 12 सितंबर 1987 ईस्वी को जो हुआ था सम्मेलन, और इसीलिए 12 सितंबर को क्या हो दोस्तों? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। ये क्या कह रहा है? ओजोन होल इज फॉर्म्ड इज बोथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दोनों जगह है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। हालांकि दक्षिण ध्रुव में होल बड़ा हो रहा है। और ओजोन होल इज आर्कटिक इज वेरी इरेगुलर एंड फॉर्म्ड वंस पर डिकेड। ये मतलब जो आर्कटिक के अंदर है दक्षिण ध्रुव, यहाँ ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ओजोन होल इज आर्कटिक इन आर्कटिक इज वेरी इरेगुलर एंड फॉर्म्ड वंस पर डेविस। ओजोन होल इज Antarctica is being recorded annually over last 35 ईयर। अंटार्कटिका के अंदर मतलब 35 सालों में सबसे ज़्यादा गहरा होल हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइंड 1987 इज ग्लोबल प्रोटोकॉल
प्रिवेंट ओजोन डिप्लीशन, और इट प्रोटेक्ट्स द ओजोन बाय फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों 20 सही है, पहला गलत है। और 40वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बना था, तो ये आपदा को रोकने के लिए बना था। इफेक्ट्स टू प्रोवाइड फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर, और इट प्रोवाइड्स फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विच इज हेड्स बाय प्राइम मिनिस्टर। उसके हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। स्टेट मिनिस्टर, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय स्टेट चीफ मिनिस्टर, और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उसका मुख्यमंत्री होता है, हेड होता है। अब दोस्तों ये गद्यांश दिया हुआ है, पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे, फिर इसके उत्तर देने का प्रयास करेंगे हम। तो गद्यांश पढ़ते हैं हम। 5 सवाल आते हैं दोस्तों गद्यांश से। गरीबी को एक ऐसी सामाजिक घटना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ है। जब समाज के एक बड़े हिस्से को आय स्तर के सबसे निचले स्तर से वंचित किया जाता है तो वह मात्र निर्वाह के स्तर पर बना हुआ है, तो उस समाज को सामूहिक गरीबी से ग्रस्त कहा जाता है। तीसरी, दुनिया के देश बड़े पैमाने पर सामूहिक गरीबी प्रदर्शित करते हैं। हालांकि यूरोप और अमेरिका के विकसित देशों में गरीब क्षेत्र मौजूद हैं और गरीबी को परिभाषित करने के लिए सभी समाजों में प्रयास किए गए हैं, लेकिन वे सभी समाज में न्यूनतम व अच्छा जीवन प्राप्त करने की दृष्टि से अनुकूलित हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में गरीबी की अवधारणा भारत की इस धारणा से काफ़ी अलग होगी, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत व्यक्ति भी जीवन के काफ़ी कठिन स्तर का वहन करने में सक्षम है। तो दोस्तों अमेरिका के अंदर गरीब व्यक्ति भी आराम से जीवन का काफ़ी कठिन स्तर वहन करने में बिल्कुल सक्षम है। और गरीबी की सभी परिभाषाओं में एक समाज में रहने के औसत स्तर को प्राप्त करने का एक प्रयास है, क्योंकि इस तरह की परिभाषाएं एक समाज में असमानताओं के सह अस्तित्व और अलग थलग समाजों को उन्हें सहन करने के लिए जितना तैयार किया जाता है उसे दर्शाती है। उदाहरण के लिए भारत में गरीबी की सामान्य स्त्रीकृत परिभाषा जीवन स्तर के बजाय जीवन के न्यूनतम स्तर पर जोर देती है, और यह रवैया एहसास से आया है कि कुछ दशकों के लिए बुनियादी ज़रूरतों को न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध कराना भी संभव नहीं होगा, और इसीलिए उचित स्तर के जीवन या अच्छे जीवन के बारे में बात करना वर्तमान स्थिति में एक कल्पनाशीलता ही दिखती है। और इस प्रकार राजनीतिक विचार गरीबी की परिभाषा में आ जाती है, क्योंकि गरीबी को कम करने के कार्यक्रम एक अच्छे जीवन के दृष्टिकोण में निषेधात्मक हो जाते हैं। तो लेखक के अनुसार गरीबी क्या है दोस्तों? तो लेखक ने माना है गरीबी जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करने में एक क्या है? समाज की अक्षमता बताई है। तो दोस्तों लेखक ने समाज को दोषी ठहराया है गरीबी के लिए। इसे समाज के बड़े हिस्से की सामाजिक घटना के रूप में ये गलत है। राजनीतिक मजबूरी जीवन निर्वाह ये नहीं है। जीवन की बुनियादी आवश्यकता प्रदान करने में समाज की अक्षमता है। अगला दोस्तों, गरीबी को परिभाषित करने के लिए विभिन्न प्रयासों का अनुकूलन क्या है? न्यूनतम या अच्छे जीवन की परिकल्पना, मतलब गरीबी से हम कैसे मानेंगे कि वो गरीब नहीं है? न्यूनतम और अच्छे जीवन की परिकल्पना है। भारत में गरीबी की परिभाषा नहीं है, अमेरिका नहीं, राजनीतिक विचार भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों गरीबी की सभी परिभाषाएं क्या दिखाती हैं? गरीबी की सभी परिभाषाएं समाज में रहने का औसत स्तर दिखाती हैं, जितने भी है। समाज में असमानताओं के सह अस्तित्व, सामाजिक असमानता। गरीबी की सभी परिभाषाएं दिखाती हैं कि समाज में रहने का औसत स्तर कितना है। भारत में गरीबी की परिभाषा जीवन के न्यूनतम स्तर पर जोर देती है। भारत में जो गरीबी की परिभाषा होती है, जीवन के न्यूनतम स्तर पर जोर देती है, क्योंकि इस स्तर पर जीवन का उचित स्तर
प्रदान करना असंभव है। जो भारत में गरीबी की परिभाषा है जीवन के न्यूनतम स्तर पर जोर देती है, क्योंकि इस स्तर पर जीवन का उचित स्तर प्रदान करना असंभव है। बिल्कुल दोस्तों, इससे ज़्यादा तो दे नहीं सकते क्योंकि इतनी जनसंख्या है भारत के अंदर। राजनीतिक विचार गरीबी की परिभाषा में शामिल होते हैं, नहीं होते हैं, या एक अच्छे जीवन स्तर का उचित स्तर नहीं है। गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम शुरू किए गए, ये भी सही, पहला सही है दोस्तों, क्योंकि गरीबी की परिभाषा जीवन के न्यूनतम स्तर पर जोर देती है, क्योंकि इस स्तर पर जीवन का उचित स्तर प्रदान करना असंभव है। तीसरी दुनिया के समाज को बड़े पैमाने पर गरीबी से त्रस्त बताया जा सकता है, क्योंकि गरीबी एक सामूहिक सामाजिक घटना है। तीसरी दुनिया के देश कौन से दोस्तों? जो अपने गरीब देश हैं, विकासशील देश है, अल्प विकसित देश थे, उन्हें बोलते हैं तीसरी दुनिया के देश। यूरोप और अमेरिका में गरीबी के क्षेत्र नहीं है। गरीबी की परिभाषा की व्यापक भिन्नता नहीं है। दूसरा सही है, गरीबी एक सामूहिक सामाजिक घटना है। अब दोस्तों ये सवाल आ रहे हैं हमारे रीजनिंग के। अब रीजनिंग के सवाल करेंगे दोस्तों हम। 2 नल हैं क्रम से 24 मिनट और 32 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। प्रारंभ में दोनों एक साथ खोले जाते हैं, फिर बी को बंद कर देते हैं और ताकि टैंक 18 मिनट में भर जाए। शुरुआत में दोनों एक साथ खोलेंगे, फिर किस समय बी को बंद करें कि टैंक है दूसरा 18 मिनट में भर जाए? तो 8 मिनट है। 8 मिनट कैसे होगा इसको देखते हैं। लेसपे नियम का प्रयोग करने पर माना कि कुल काम है 96 इकाई, माना 96 मान लिया। दोनों नल की व्यक्तिगत क्षमता क्रमश कितनी है? पहले की 24 है तो 4 क्षमता हो गई, दूसरे की 32 है तो 3 इकाई हो गई। ठीक है। प्रश्न के अनुसार पहला नल पूरे समय यानी 18 मिनट के लिए खोला जाता है, इसलिए 18 मिनट में पहले नल से पूरा करने वाला काम होगा। तो 18 मिनट से 72 काम हो गया। 18 मिनट में कितना काम हो गया? पहले नल से 72 काम हो गया। शेष काम हुआ बराबर कुल काम पहले नल द्वारा किया गया काम। तो दूसरे नल ने 24 इकाई का काम किया है और बचे हुए काम को पूरा करने में बी द्वारा लिया गया समय 24/3 यानी 8 मिनट। 24 में उसका मान 3 था बी का, तो 8 मिनट हो गया दोस्तों। सही उत्तर है हमारा ए। इस तरह करना दोस्तों। 2 नल है 24 मिनट और 32 मिनट। तो आप लेसे पे ले लो। तो लेसे पे कितना है दोस्तों इसका? 96 है। 96 में पहले की इकाई कितनी आई है? 4 आई। दूसरे की इकाई कितनी आई है? 3 आई। और दोनों को एक साथ खोले जाते हैं और बी को बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसको बढ़ने में कितना टाइम? ये मतलब ए पूरे समय चालू रहेगा, तो 24 पे 72 इकाई हो गया और 96 लेसा पे है हमारा अधिकतम 96। 96 से 72 माइनस कर लो, पीछे बचे 24। 24 में इसकी 3 इकाई है तो 8 हो रहा दोस्तों। ये बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से इन्होंने सॉल्व किया दोस्तों। ये प्रश्न के अनुसार पहला नल पूरे समय यानी 18 मिनट के लिए खोला जाता है। 18 मिनट के लिए खोला, इसलिए 18 × 4 कर लिया, 72 कर लिया, और ये 96 में से 72 कर लिया, 24 इकाई। अगला सवाल है दोस्तों, श्याम और उसके स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर है। और सोमवार को स्कूल जाते समय उसे 1.5 घंटे की देरी हो गई। वो स्कूल जा रहा था, 1.5 घंटे लेट हो गया, और इसलिए उसने मंगलवार को अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने का निर्णय ले लिया, और इस तरह वह समय पर पहुंच गया। और मंगलवार को श्याम की गति में कितना परिवर्तन आया है? तो कह रहा 25% परिवर्तन आया है। 120 किलोमीटर में 1.5 घंटा हुआ है, और मंगलवार को गति में 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाने का निर्णय ले लिया, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा। माना सोमवार को गति x किलोमीटर प्रति घंटा, मंगलवार को इसने 4 बढ़ाई है, x + 4। प्रश्नोत्तर 120/x
120 x + 4 3/2। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ा गणित मेरी कमज़ोर है तो मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये इस तरह का नहीं आता, सीधे सीधे रीजनिंग में कर लेता हूँ। रमेश ने एक राशि का साधारण ब्याज पर निवेश किया जो 10,000 रुपये का 10% है। रमेश ने क्या करा, एक साधारण ब्याज पर निवेश किया 10,000 रुपये का 10%, और 3 साल बाद राशि कितनी हो जाती है, 2,500 रुपये हो जाती है। वास्तविक ब्याज दर के 4 गुना का पता लगाए, वास्तविक दर का 4 गुना। वास्तविक ब्याज दर के 4 गुना का पता लगाए। तो क्या करना चाहता है ये, SI PTR 1500 दिया हुआ दोस्तों, 1500 कहाँ दिया हुआ है, 21 22 सैकड़ा 1000 10,000 2500। अच्छा 10,000 नहीं सर दोस्तों, इसमें लिखने में मिसप्रिंट हुआ है, इसने कहा 1,000 रुपये थी। रमेश ने एक राशि का साधारण ब्याज पर निवेश किया जो 1,000 रुपये का 10% है। 3 साल बाद वो राशि हो जाती है 2,500 रुपये हो जाती है। तो वास्तविक साधारण ब्याज का 4 गुना बताइए, ऐसे होगा। ऐसा ही बराबर 1500 PRT 1000 × R दिन नहीं हुई है, टाइम 3 × 100। तो R सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये ऊपर आ जाएगा 1500 × 100 बटे 100 × 3। तो सॉल्व करेंगे कितना हो गया, R आएगा 50%, 4 टाइम्स ऑफ 50%। 50 को 4 से गुणा कर लो, 200% आएगा, सीधी सी बात है। अब सवाल नंबर 49 है। इवांका ट्रम्प है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प की बच्ची का नाम भी है। उत्तर दिशा में अपनी एक्टिवा को 35 किलोमीटर तक दौड़ाया। ये इवांका है, यूँ गई 35 किलोमीटर और फिर बाएं मुड़ के 21 किलोमीटर दूरी तय की। फिर इवांका आती 21 किलोमीटर और फिर वह 55 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। फिर जाती है 55 किलोमीटर दक्षिण की ओर। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों ये अपने शुरुआती बिंदु से 21 ही हो गया, यहाँ भी 21 होगा, 21 55, ये 35 गई थी, वापस 55 आई तो 20। तो शुरुआती बिंदु से दोस्तों ये इसका आप विकर्ण कैसे निकालोगे, 21 20 का 29 बता रहा है ये, बिल्कुल मैंने चार्ट से बनाया। देखो 29 किलोमीटर ऐसे करेंगे आप, 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर को अंडररूट कर देंगे। 20 का स्क्वायर करेंगे 400 होता है, 21 का कितना होता है, 21 का सहित 444 होता है, ऐसा कुछ 489 होता है, 489। तो 889 का अंडररूट करेंगे तो 29 आएगा। तो 29 है दोस्तों सही, ठीक है। अब अंडररूट करके देख लेना इसको। अब अंतिम सवाल है दोस्तों ये, एक निश्चित कूट भाषा में मसाज को इस रूप में VTZ रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डिस्कवरी को कैसे लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3। तो दोस्तों ये वैसे तो है नहीं, ये पैटर्न इस प्रकार है। पैटर्न इन्होंने बोला है N का विपरीत है, उल्टा बना M का विपरीत N और E का V, मतलब अक्षर के हिसाब से E आगे से 5वां है, V पीछे से 5वां है। ये है E जो T R U V और S का H M का N A का Z G का Z, सारे विपरीत करें। फिर D का विपरीत W का होगा, I का R S का H C का X। बिल्कुल दोस्तों विपरीत अक्षर से करा है। तो हमारा सही उत्तर क्या आएगा दोस्तों, विपरीत अक्षर आप करके देख लें डिस्कवरी का। देखो मैसेज में आपने M यहाँ है तो N यहाँ लिखा है। तो डिस्कवरी में पीछे से चौथा अक्षर कौन सा है, तो किस साइड आएगा, ये D है तो पीछे W उस साइड आएगा दोस्तों। W पीछे से चौथा है, I A E F G
HIJ 9 पे हैं, तो पीछे से 9 कौन सा है, पीछे से 9 आ रहे हैं। ऐसे दोस्तों अपना D सही है। तो दोस्तों ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 4 पूरा होता है। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, सही कर दें। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो 4 मॉडल पेपर हो गए, अब लगातार हमारे मॉडल पेपर चलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।